हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12th क्लास में या आपके नीट और जेई मेंस या एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है आपका चैप्टर का नेम। अब जरा देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात जरा देखना ये है कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा है वर्ड इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पे आपको दिख रहा होगा फिर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये हो गया आपके चैप्टर का नेम में दो वर्ड छुपा हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का मतलब होता है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, देखो, इट डील्स विथ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल एनर्जी के बीच में हम लोग रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। या इलेक्ट्रिक करंट की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हमको एनर्जी मिलता है, और कौन सा एनर्जी? तो करंट एनर्जी मिलता है, तो इसी को लिख दिए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन के बारे में स्टडी करना है। ये तो हो गया मोटा मोटी, लेकिन मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखो ध्यान से पूरा एक्सप्लेन करके। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच है, विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ, मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर, वो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy into chemical energy is known as electrochemistry and also deals with conductance of solution। ये हो गया इस चैप्टर का बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन के बारे में स्टडी करना है। तो रिलेशन का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एक ये ऑप्शन। दूसरा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन हो गया। वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसी के बारे में स्टडी करना है। और एक और बात इसमें है कि ऑल्सो डील्स विथ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस चैप्टर में तीन बातों को हम लोग स्टडी करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
ये दो बात मिलाकर है, यहाँ पर हम एक बात में इसको लिखे हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दो बात मिला के यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पर है ऑल्सो डील्स विथ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो डील्स विथ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तीन पार्ट हो गया, कितना पार्ट हो गया, थ्री पार्ट में चैप्टर डिवाइड हो गया। एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा का नाम है कंडक्टेंस। क्या नाम है, कंडक्टेंस। ये थ्री पार्ट्स में ये चैप्टर आपका डिवाइड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ वाला बात देखो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट वाला बात खत्म। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा, दूसरा पार्ट कवर। तीसरा कंडक्टेंस, जो यहाँ पर हम लिखे हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका इस चैप्टर का बैकग्राउंड हो गया, इसको जरा आप नोट करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जरा देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये दो पार्ट बहुत मेजर पार्ट है। पहले इसी दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में कंडक्टेंस पे स्टडी किया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खुद से। मतलब ये रिएक्शन को कराने के लिए, मतलब इस कन्वर्जन को कराने के लिए आपको एक्सटर्नल कोई फैक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से काम हो जाएंगे उसके अंदर। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy by non-spontaneous रिएक्शन। ये इसमें खुद से नहीं होता है, एक्सटर्नल फैक्टर इसमें अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या है, तो बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है फ्रॉम एक्सटर्नल बैटरी। कहने का मतलब ये तो अपना कन्वर्जन खुद से करेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू। मतलब इसमें खुद से नहीं होगा, हम पहले बाहर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे बैटरी के हेल्प से, तब ये कन्वर्जन वो अपने सेल के अंदर करेगा। ये इसका मेजर डिफरेंस हो गया। इसके बाद जरा देखो, अब जानते हैं कि बैटरी होगा तो दो टर्मिनल होगा, मतलब एक में हम इधर वायर लगाते हैं, एक दूसरे टर्मिनल में वायर लगाते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल होता है। तो एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम होता है कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का साइन जो होता है वो निगेटिव होता है और कैथोड का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। ये मेजर डिफरेंस है, इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं बच्चे हमेशा।
एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, ये डिफरेंस है। और एक बात देखो, एनोड वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर भी एनोड है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड वो होता है जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो दोनों एनोड में ऑक्सीडेशन, दोनों कैथोड में रिडक्शन, बस साइन का फर्क है, साइन बदल जाता है। क्या बदल जाता है, साइन। एक और बात देखो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसमें डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। बस इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी। तो चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी इसमें क्या होता है, जीरो से बड़ा। और इसमें चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी क्या होता है, जीरो से छोटा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जब भी बोला जाता है डेल्टा जी लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस जब भी बोला जाएगा डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। ये मेजर डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस पर हम लोग स्टडी करते हैं। पहले इसको आप छाप लीजिए। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्क करता है, इसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जब शुरुआत किया गया इनिशियली, जब साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या काम किया गया जरा देखो। When a zinc rod, Zn rod, is placed in aqueous solution of CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जरा देखिए ध्यान से, भर दिया गया इसमें। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का एक्वस फॉर्म, मतलब वाटर के साथ मिला हुआ है, इसमें मौजूद है। इसमें क्या किया गया, जिंक रॉड को इसमें डाल दिया गया। ये आपका क्या है, जिंक रॉड। और यहाँ पे मान लेते चलो वायर लगा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कराएंगा और करंट को आपको देंगा, करंट को फेंकेंगा, ठीक है। तो करंट देगा, तो करंट देगा तो क्या होगा, बत्ती जल जाएगी, बल्ब जलेगा। हम लोग को मेन क्या है, बल्ब को जलाना है। जब केमिकल एनर्जी कराएगा तो करंट देगा, करंट देगा तो बल्ब जल जाएगा, जलाना है। मेन काम क्या है, बल्ब को जलाना है। अब जरा देखो, जब इसको डाला गया कॉपर सल्फेट में तो क्या हुआ, कुछ घटना घटता रहा। अच्छा एक बात और देखो, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ये होता है ब्लू कलर। क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, ब्लू कलर। तो दिन पर दिन क्या हुआ, जरा देखो ध्यान से, क्या होता गया। जब ये इसको रखा गया तो क्या क्या इसमें ऑब्जर्व हुआ चीज़ें, वो चीज़ आपको हमें बताने जा रहा हूँ। कुछ आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ये दिन पर दिन इसका कलर कम होते गया। इसका कलर क्या होते गया, कम होते गया। दिन पर दिन देखा गया तो इसका कलर कम होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। और बेचारा जिंक रॉड था, ये दिन पर दिन पतला होते जा रहा था। कितना अच्छा मोटा ताज़ा था, बाद में कुछ दिनों के बाद क्या होते जा रहा था, पतला होते जा रहा था। बेचारा मोटा था, कितना अच्छा पतला दुबला होते जा रहा था। दो ऑब्जर्वेशन, पहला ब्लू कलर का कलर कम हो रहा था और जिंक रॉड का मास डिक्रीज कर रहा था, ठीक है जी, डिक्रीज कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डिक्रीज कर रहा था, ठीक है जी, डिक्रीज कर रहा था। फिर क्या हुआ था, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस, कुछ ब्राउन कलर सब्सटेंस जो होते हैं, रेडिश मतलब लाल ब्राउन कलर सब्सटेंस जो होते हैं, वो आपका इस कंटेनर के बॉटम पे बन रहे थे। ये क्या था आपका, ये क्या है, रेडिश, रेडिश ब्राउन
कलर सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस आपका क्या हो रहा था, कंटेनर के बर्तन में बन रहा था। तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गया, तो उसको हम लिखते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्व। कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, जिंक रॉड का वेट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। दूसरा क्या हुआ कि ब्लू कलर सब्सटेंस डिक्रीजेस, मतलब उसका रंग हल्का होते जा रहा था, डिक्रीज होते जा रहा था। तीसरा रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस एट बॉटम ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर के बॉटम पर ब्राउन कलर सब्सटेंस रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस एट बॉटम ऑफ कंटेनर सेटल डाउन, मतलब नीचे क्या हो रहा था, सेटल डाउन हो रहा था, नीचे बैठ रहा था, नीचे क्या हो रहा था, बैठ रहा था। तो हुआ क्या, हम लोगों का मकसद क्या है, करंट को डेवलप कराना, बल्ब जलाना, लेकिन बल्ब तो नहीं जला, हाथ जल गया। क्या हुआ, हीट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, यहाँ से करंट तो नहीं मिला, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। किस में, हीट में। और जैसे हम लोग टच किए, हाथ जल गया जी, हाथ जल गया था, ठीक है। और वो कैसे हम लोग पता किए कि हीट में डेवलप हो गया है, यहाँ पर हम लोग थर्मामीटर लगाकर चेक किए थे। क्या लगाकर चेक किए थे, टेम्परेचर, यहाँ से थर्मामीटर, और यही बता दिया कि पहले से ज़्यादा सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। ये 4 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया गया, और ये आपका पूरा का पूरा सेटअप फेल कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, मतलब करंट दे, बल्ब जलाए, लेकिन ये हीट में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका हम इस ऑब्जर्वेशन से, रिएक्शन से आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। पहले आप इतना डायग्राम को नोट करो, इसी ऑब्जर्वेशन से हम रिएक्शन को लिखेंगे। अब जरा देखो, हम यहाँ पर लिखे थे हीट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, उसको आप कट करके टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज लिख लो। और जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब हीट रिलीज्ड होगा, वहाँ पर आप ऐड कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देखते हैं इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जरा देखो, सबसे पहले वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज, इसका मतलब उसके अंदर रिएक्शन हुआ होगा। जिंक का तो एक्चुअल फॉर्म होता है सॉलिड, जब इसका वेट कम हो रहा है, इसका मतलब कि अपने सॉलिड स्टेट से हट कर किसी और स्टेट में जा रहा होगा, तो ये जाता है किसमें, Zn+2, और ये एक्वस फॉर्म में जाएगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा, Zn+2 से कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, एक्वस फॉर्म में जाता है। एक्वस मतलब जिंक रॉड में से Zn क्या होगा, निकलेगा, और एक्वस में मतलब सॉल्यूशन में जाके गिर जाएगा, मतलब ब्लू कलर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जाकर गिर जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना है, चार्ज 0, अब कितना हो गया, +2, चार्ज बढ़ गया। जब चार्ज बढ़ता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक सॉलिड का, किसका, जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक पहला रिएक्शन। दूसरा क्या है कि ब्लू कलर सब्सटेंस डिक्रीजेस। तो ब्लू कलर कौन सा था, बताओ, कॉपर सल्फेट, मतलब Cu+2 एक्वस, CuSO4 था ब्लू कलर, मतलब उसमें Cu+2 मौजूद है सॉल्यूशन में। सबको पता है कि CuSO4 को जब पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, +2 में और -2 में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा +2 और -2 में। तो ब्लू कलर घट रहा है, मतलब कॉपर Cu+2 है, ये एक्वस फॉर्म से हट के किसी और स्टेट में जाएगा, इसका मतलब कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन था कम होगा। तो ये +2 है, तो ये +2 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है, इस दोनों को ये अभी खा जाएगा, गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉलिड में,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Cu+2 एक्वस, क्योंकि +2 से 0 हो रहा है, चार्ज घट रहा है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस। यही रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस सेटल डाउन हो रहा था नीचे। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेटल डाउन हो रहा था नीचे। अब जरा देखो ध्यान से, तुम एक बात बताओ कि सर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज किया, क्यों नहीं करंट मिला? तुम बता, एक ही बर्तन में ये Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी बर्तन में कॉपर +2 मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एक ही बर्तन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी में ले रहा है। तो आप सबको पता है कि करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करके जाएगा तब करंट मिलेगा। तो अगर एक बर्तन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता और दौड़ते हुए दूसरे बर्तन में इलेक्ट्रॉन गिरता तो हम बोल देते हैं कि करंट फ्लो कर गया। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है कि एक ही बर्तन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसी में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट नहीं मिला और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो करंट को फ्लो कराने के लिए अब दिमाग का बत्ती आपका जल चुका होगा कि एक बर्तन में इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, मतलब एक में ऑक्सीडेशन करा देंगे और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो दूसरे में रिडक्शन कराएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला जाए और करंट फ्लो हो जाए, बीच में बत्ती भुक 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 जलना स्टार्ट हो जाए। तो अब दोनों को हम अलग अलग बर्तन में कराएंगे, इसमें एक बर्तन में था, ठीक है। इसकी वजह से हीट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। अच्छा, इसको जोड़ दें तो सेल रिएक्शन मिलेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो सेल का रिएक्शन मिल जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर जोड़ दो Zn+2, LHS को LHS साइड में जोड़ो, RHS को RHS साइड में, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड, ठीक है जी। और ये जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ देते हैं तो जो रिएक्शन मिलता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पर हम बोल देंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पॉन्टेनियस वर्ड इसलिए हम जोड़ दिए हैं क्योंकि ये बर्तन में खुद से हो रहा था, करवाने की ज़रूरत नहीं था। डायरेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बर्तन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बर्तन में हो रहा है, उसको लेकर डायरेक्ट वर्ड आ गया। और खुद से हो रहे हैं उसको लेकर स्पॉन्टेनियस। कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से कभी भी करंट नहीं मिलता है, हीट मिलता है। क्या मिलता है, हीट। अब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, पहले आप इतना छाप लीजिए। अब जरा मैं बात जो बोल रहा था वो बात मैं लिख दिया हूँ। इफ़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बता ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन में क्या हो रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देने वाला और दूसरा लेने वाला, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बोथ अकर इन वन कंटेनर, देना लेना अगर एक ही बर्तन में है, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जो मैं नीचे जोड़कर रिएक्शन लाया था वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बर्तन में हुआ, मतलब लेना ऑक्सीडेशन और देना रिडक्शन एक ही बर्तन में हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इन दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी में को हीट एनर्जी में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, करंट नहीं देता है। और हम लोग को क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट चाहिए तब तो बल्ब जलेगा। तो अब क्या करेंगे, देने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन अलग बर्तन में रखेंगे, लेने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला रिडक्शन के लिए अलग बर्तन बनाएंगे। अब बीच में तार मतलब मेटल वायर जोड़ेंगे तो ये देगा, तो दौड़ते हुए इसके पास आ जाएगा, वो ले लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा तो बल्ब भुक जल जाएगा। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इसको कैसे बनाएंगे सही तरीके से, ठीक है, जिससे आपको करंट मिल जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्टेइक सेल। तो कैसे बनाएंगे जरा देखो ध्यान से। एक इधर हम क्या करेंगे, कंटेनर ले लेते हैं। देखो ध्यान से, इधर एक मैं कंटेनर ले लिया, फिर मैं दूसरा यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया कंटेनर, और इसमें मैंने जिंक रॉड डाल दिया। ये आपका जेडन रॉड है, जिंक रॉड है, ठीक है। और इधर मैंने क्या कर दिया, कॉपर रॉड। आपको समझ में आ गया होगा क्यों अलग अलग मैं कंटेनर लिया हूँ, ताकि एक इलेक्ट्रॉन दे तो दूसरा ले ले, और इलेक्ट्रॉन 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 आपका दौड़ जाए। ये कॉपर रॉड हो गया। इस दोनों रॉड को हमने मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या है, मेटल वायर, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाए। और यहीं पर मैं एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब, ताकि बत्ती जले, समझ में आ जाए कि हाँ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि जब जिंक रॉड को हम इस कंटेनर में रखेंगे तो इसमें एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। और किसका, तो सॉल्यूशन होना चाहिए, जरा देखो, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो, और नहीं तो Zn+2 आयन भी इसको लिख सकते हो, उसका एक्वस सॉल्यूशन हो। मतलब जिस मेटल का रॉड है उसी मेटल का सॉल्यूशन, जिंक का है तो ZnSO4, तुम ZnCl2 भी रख सकते हो। और ZnSO4 का मतलब कि Zn+2 उसमें चार्ज मौजूद है। ये आपका इसके अंदर सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। इसके अंदर भी क्या करेंगे, जब कॉपर को रॉड को आप रखे हैं तो इसके अंदर भी सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। किसका, कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब जिसमें कॉपर मौजूद हो। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Cu+2 एक्वस। जब पानी में जाएगा कॉपर सल्फेट तो टूट जाएगा +2 में और -2 में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर मामला क्या है कि शुरुआत में t बराबर 0 पर, इनिशियली t बराबर 0 पर। अच्छा एक बात जरा बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, ध्यान से देखो, एक बात जरा बताओ कि Zn जिंक वाले का रिएक्शन कैसे हो रहा था। मैं लिखा था Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Zn+2 एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ये इसके अंदर भी ये रिएक्शन होगा, तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो ये अपना, जैसे कि जिंक सॉलिड है, तो यहाँ पर जरा देखो जिंक सॉलिड, तो इसमें से ये जिंक जो होगा ये सॉलिड निकल के और इसके अंदर आएगा, किस फॉर्म में आएगा, तो Zn+2 के फॉर्म में आएगा। लेकिन Zn+2 इसके अंदर पहले से भी है और Zn+2 के फॉर्म में आएगा भी। जैसे ये कन्वर्ट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसी रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। Zn गिरेगा Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, चलो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, छोड़ेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, Zn+2 फिर गिरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। अब बता, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर प्लेट पर तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तुमको पता है कि इस सॉल्यूशन में Cu+2 पड़े हुए हैं एक्वस फॉर्म में। ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन को देखकर इसके पास जाएंगे, मुंह में पानी आएगा, क्योंकि +2 माइनस के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, जरा देखो, Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस को लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, मुंह में पानी आ रहा था और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये +2 निकलेगा और जाकर इस कॉपर रॉड के ऊपर चिपकता जाएगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो चिपकेगा। अच्छा बताओ ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। बताओ जिंक Zn+2 में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस प्लेट से होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर साइन क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब कि प्लेट पर चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, निगेटिव। तो मैं तो लिखा ही था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, क्योंकि इस प्लेट पर +2 के +2 +2 जा रहा है, इस प्लेट पर +2 जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
आ गई बात समझ में। अब जब देखा गया, सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन हो रहा है। शुरुआत में t बराबर 0 पर ये जो सॉल्यूशन था ZnSO4, तो t बराबर 0 पर Zn+2 जितना था उतना ही SO4-2 था। जितना Zn+2 था उतना ही SO4-2, मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। इसमें भी t बराबर 0 पर इनिशियली जितना +2 मतलब प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद देखा गया t बराबर t पर कुछ समय के बाद देखा गया कि इस सॉल्यूशन के अंदर मतलब प्लस चार्ज क्या हो रहा है, प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है। प्लस चार्ज इंक्रीज, क्योंकि प्लस और माइनस पहले सेम थे, बराबर थे, अब प्लस गिर रहा है, टप टप प्लस गिर रहा है, तो प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि Zn+2 का अमाउंट भी क्या होगा, सॉल्यूशन में बढ़ेगा। एक और बात, Zn से निकल के +2 में कन्वर्ट रहा है, तो जिंक रॉड दिन पर दिन क्या होगा, पतला होता जाएगा, मतलब मास ऑफ Zn रॉड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। mZn का मतलब मास ऑफ Zn रॉड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे खींच देते हैं लाइन। ये क्या होगा, कुछ समय के बाद t बराबर t पर वही टाइम पर क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा, कि +2 निकल के जा रहा है, तो मतलब प्लस चार्ज, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, मतलब अमाउंट ऑफ Cu+2 जो होगा सॉल्यूशन में डिक्रीज करेगा, और मास ऑफ कॉपर रॉड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो ये कॉपर उस पे जा रहा है, सॉलिड में जाकर चिपकेगा, इस पे क्या होगा, इस पे सॉलिड में कॉपर जाएगा, इस पे चिपकेगा, तो कॉपर रॉड का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा बताइए, इतना तो हम लिख दिए, ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, AHC मतलब एनोड हाफ सेल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल भी बोलते हैं। अब बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट फ्लो हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, बल्ब आपका जलना स्टार्ट, बल्ब जलना स्टार्ट, रोशनी देना शुरू। ठीक है, लेकिन जैसे ही बल्ब जला फिर बल्ब ऑफ हो गया, जैसे ही बल्ब जला बल्ब ऑफ हो गया। सर कैसे बल्ब ऑफ हो गया, देखो इसलिए बल्ब ऑफ हो गया क्योंकि शुरुआत में खूब जोश में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये ले रहा था शुरुआत में, तो बल्ब खूब पावरफुल से जल रहा था, खूब वोल्टेज से, लेकिन फिर बल्ब ऑफ हो गया, इसलिए बल्ब ऑफ हो गया। जरा देखो ध्यान से, जब रिएक्शन हुआ तो इसका प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, तो इसके अंदर खूब प्लस बढ़ रहा है। Zn जब गिर रहा है तो भी प्लस के फॉर्म में गिर रहा है, तो पहले से प्लस बढ़ चुका है, फिर प्लस फॉर्म के गिर फॉर्म के +2 के फॉर्म में गिरेगा, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो अब इसको गिरने नहीं देगा। जब नहीं गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यही मामला यहाँ पर है, जब +2 निकलेगा और सॉलिड के फॉर्म में जा रहा है, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, देख लो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर से प्लस घटेगा तो निगेटिव बढ़ेगा ना जी। देखो शुरुआत में प्लस बराबर निगेटिव, तो प्लस निकल रहेगा, इसका मतलब कि सॉल्यूशन दिन पर दिन निगेटिव होते जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो फिर आपका ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से देखिए, सॉल्ट ब्रिज, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग KCl सॉल्यूशन या NaCl भी, KCl बहुत फेमस है, KCl का सॉल्यूशन नहीं, KCl का पेस्ट टाइप का जेल टाइप का हम लोग भर देंगे। KCl जेल बोल दो, आगे हम लिखवाएंगे। KCl जेल का मतलब होता है अगर KCl, इसी को बोलते हैं अगर KCl, आगे हम बताएंगे। चलो अभी लिख देते हैं, ये KCl जेल है, KCl जेल के फॉर्म में इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे आपको समझ में आ जाएगा। बताओ K पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और Cl पे निगेटिव। ये दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, पॉजिटिव, तो इधर से क्या आएगा, बताओ इधर क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। ये दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, निगेटिव, तो इधर से आएगा K प्लस, क्या आएगा इधर से, K प्लस आएगा, K प्लस आएगा। ठीक है,
ताकि निगेटिव को ये पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज कर दे, और इधर दिन पर दिन पॉजिटिव होते जा रहा है तो ये निगेटिव इसको मिलकर न्यूट्रलाइज कर दे। और ये हम यहाँ पर लगाए हैं, ज़रा देखो थोड़ा सा बोर्ड बहुत गंदा हो गया, घबराना मत। यहाँ पे इसको हम लगाए हैं कॉटन उल। क्या लगाए हैं? कॉटन उल। कॉटन उल क्या करेगा, यहाँ से Cl- को ईजिली बाहर निकाल देगा, यहाँ से K+ को बाहर ईजिली निकाल देगा, ताकि उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। क्या कर दे? न्यूट्रलाइज। यहाँ के पॉजिटिव को ये Cl- क्या कर दे, खा जाए, न्यूट्रलाइज कर दे। यहाँ के पॉजिटिव को ये क्या करे, निगेटिव वाले को खा जाए, न्यूट्रलाइज कर दे। जितना पॉजिटिव बढ़ेगा ये Cl- न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना निगेटिव बढ़ेगा K+ न्यूट्रलाइज कर देगा, और प्रोसेस आपका होते रहेगा। जेल फॉर्म इसलिए रखे हैं कि ये K+ और Cl- का मूवमेंट होगा, इधर Cl- दौड़ेगा, इधर K+ दौड़ेगा, तो जेल फॉर्म में रहेगा तो फिसल कर जल्दी पहुंचेगा। तो जेल इसलिए रखे हैं ताकि फिसले। मतलब यहाँ पर हम जो लिखे हैं ना KCl जेल, इसको केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में सब आएगा इसके बारे में। अगर KCl, अगर KCl का मतलब ये होता है सेमी लिक्विड। क्या होता है? सेमी लिक्विड ऑफ KCl, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, सेमी लिक्विड, या अगर ये पेस्ट होता है, जेल होता है, ताकि K+ को Cl- को फिसला दे और जल्दी से सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दें। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इधर का पॉजिटिव को ख़त्म करना, न्यूट्रल कर देना, ताकि फिर +2 गिरे, इलेक्ट्रॉन दौड़े। इधर निगेटिव बढ़ रहा था, उसको ख़त्म करके न्यूट्रल करे, ताकि फिर +2 जाए, इलेक्ट्रॉन को ले, और प्रोसेस चलता रहे। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन। एग्जाम में पूछता है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम बनाकर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। हाँ जी, अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो। हम लोग जो अभी देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी जो देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर से हम एक मतलब लिख देते हैं, या यहाँ पर हम क्या लिखे थे, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, या इसके जगह पर क्या लिखे थे, हम लिखे थे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम लोग कैसे बनाए थे, ज़रा देखो, इसको हम लोग बनाए थे कैसे, ये जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये जिंक क्या हो गया था, एनोड। क्या बना था? एनोड। ये क्या बना था? कैथोड। क्या बना था? कैथोड। क्यों एनोड बना था? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। और याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है। इसका क्या हो रहा था? रिडक्शन। क्या हो रहा था? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड। मतलब जिंक और कॉपर ये एनोड इसलिए बना क्योंकि इसका नेचर ऑक्सीडेशन का है। ये कैथोड इसलिए बना क्योंकि इसका रिडक्शन का नेचर है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता ज़्यादा जल्दी तो फिर इसका होता ऑक्सीडेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा होता है कॉपर से। मतलब सुनो ध्यान से, जिंक का क्या है? इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इज मोर, इसका मोर है देन कॉपर। मतलब कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसके पास है? जिंक के पास। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा, क्योंकि फिर इनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसीलिए जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कॉपर को। और ये बन गया आपका एनोड और ये बन गया कैथोड। ठीक है, अब जरा देखो, जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से जो हम सेल बनाए हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, वोल्टेइक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिंक और कॉपर के ही हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। कोई सा 2 मेटल उठाओ और तुम उसको रख दो, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। जिस मेटल का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा उसका बन जाएगा एनोड, और जिसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है उसका बन जाएगा कैथोड। ठीक है, तो कई तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। लेकिन जिंक और कॉपर एक इसका स्पेशल एग्जाम्पल है, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन।
ठीक है, हजारों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से ये एक एग्जाम्पल है। और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। तो तुमसे कोई पूछेगा डेनियल सेल क्या है, तो बोलना कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से जब हम बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसको आप छापिए इतना। फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो, अगर हम कॉपर को सिल्वर के साथ लगा दें तो फिर कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा किसको? सिल्वर को। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, किससे? सिल्वर से। तो ये बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। ये दो एग्जाम्पल याद रखना, आगे हम पढ़ाएंगे तो सब तुमको समझ में आ जाएगा कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड। अभी दो एग्जाम्पल बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये एनोड बनेगा और ये कैथोड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, किससे? सिल्वर से, इसलिए इसका एनोड और इसका कैथोड। ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ECC का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, बट नॉट डेनियल सेल। लेकिन डेनियल सेल नहीं, क्योंकि डेनियल सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें जिंक और कॉपर हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है लेकिन डेनियल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेल रिएक्शन पे। कंस्ट्रक्शन समझने के बाद जब एग्जाम में पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन पे भी लिखना पड़ेगा और ये रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एट एनोड। सबसे पहले मैं किस पे लिखता हूँ? एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा था किसमें? Zn+2 एक्वस में। Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका लूज़ कर रहा था। ठीक है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था? एट कैथोड, जिस पे क्या हुआ था? रिडक्शन। इसमें कॉपर मतलब +2 एक्वस यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है जी, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि ये एक अलग कंटेनर में हो रहा था। ये इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है और जिस कंटेनर में हो रहा है उसी को बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हाफ हाफ जोड़ेंगे तो फुल हो जाएगा। तो जोड़ो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड, और जोड़ देंगे तो ये एक बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग बर्तन में हो, एक इलेक्ट्रॉन अलग बर्तन में दे, दूसरा जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो अलग बर्तन में हो, ताकि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में करंट मिल जाता है, डायरेक्ट में नहीं मिलता है। डायरेक्ट में तो हीट मिलता है, हाथ जल जाता है, इसमें बल्ब जलेगा इनडायरेक्ट वाले में। ठीक है, बात आ गई समझ में? अच्छा बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना कटा है? कैंसिल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो इसको भूलना नहीं है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रॉन जो कट है उसको लिखेंगे हम लोग। यही क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। कैंसिल्ड आउट, इसको याद रखना है। ठीक है, कि इसको हमको हमेशा लिखना है। और एक और नया चीज़ हम लोग लिखेंगे जिसका नाम है Q, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। अभी हम सब आपको बता देते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो ये सब चीज़ आपको नया नहीं लगेगा। एक टर्म निकालेंगे हम लोग Q, जिसको रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में सॉलिड को छोड़ दो, एक्वस वाले को लिखो ऊपर, मतलब कॉन्सनट्रेशन ऑफ Zn+2 एक्वस। एक्वस वाले को लिखेंगे ऊपर, सॉलिड छोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट वाले को ऊपर लिखेंगे अपॉन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट वाले को नीचे। तो एक्वस कौन है? ये सॉलिड छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसका ये कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट वाले को मोलरिटी ऊपर, रिएक्टेंट वाले को मोलरिटी नीचे, एक्वस वाले को, इसको बोलते हैं Q। तो न्यूमेरिकल में N भी इस्तेमाल होता है, Q भी इस्तेमाल होता है, इसलिए हम आपको अभी बता दिए हैं। तो ये कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? इनडायरेक्ट। क्यों? ये दोनों अलग अलग कंटेनर में
हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ जोड़ने पर रिडॉक्स मिला, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। मैं उसको लिख देता हूँ, पहले इतना आप लोग नोट कर लो। तो अब जरा देख लें, इफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर इन सेपरेट कंटेनर्स, अलग अलग कंटेनर में, देन रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड देन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके बल्ब जल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन, ये सब चीज़ हम लोग बैकग्राउंड अपना बना लिए हैं। ध्यान से इस लेक्चर को देखें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।